Hello guys, this is the 8th day of our daily test series और इस डेली टेस्ट सीरीज में हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस एरर्स एंड ब्लैंक्स कर रहे हैं। और ये जो हमारी वीडियो है हमारी एसएससी एमबी पब्लिकेशन की बुक से चल रही है और आज हम इसमें 4th सेट अपना एंड करने वाले हैं क्योंकि ये 8th वीडियो है इसकी। ठीक है, अब चलिए, ये जो वीडियो है आपकी इस लेटेस्ट बुक से जिसमें 165 सेट्स है 2019-2020 से, इसका 4 सेट स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, कल की अपनी वीडियो में हम सेट के पहले 10 सेंटेंस कर चुके हैं जिसमें एरर और ब्लैंक हमने किए थे। आज के इस सेट में हम 16 to 25 इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट करेंगे और इस इम्प्रूवमेंट में भी कुछ हद तक ग्रामर पूछी जाती है, कभी वोकैबुलरी पूछी जाती है। खैर इस सेट में ज़्यादातर ग्रामर ही पूछी गई है इसमें। तो चलिए पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए, फटाफट से अपना स्कोर आपको ज़रूर लिखना है मेरे आंसर बताने से पहले और फिर आपको उसे कमेंट बॉक्स में भी बताना है मुझे। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज द ब्लू व्हेल्स वाज थ्राइविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस until the turn of the century, at which time they became hunted to the point of extinction. Extinction का मतलब विलुप्ति, मतलब जब तक वे विलुप्ति की कगार पर नहीं आ गई तब तक उनका हंट किया जाता रहा, तब तक उनका शिकार किया जाता रहा, उस समय तक, उस सेंचुरी के उस टर्न तक, सेंचुरी के उस बदलाव तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर इस सेंटेंस में कहता हूँ, आपके सामने आंसर से आंसर लगा दीजिए फटाफट से। मैं अगर इस सेंटेंस में कहता हूँ द ब्लू व्हेल, इसका मतलब मैं किसी पर्टिकुलर वेल की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं, तो सी ऑप्शन कट गया, चेंज करना है। द ब्लू वेल यानी कि हम सिंगुलर भी नहीं कर सकते, किसी एक पर्टिकुलर वेल की तरफ इशारा नहीं कर सकते, सभी वेल्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में द ब्लू वेल भी नहीं आएगा, यानी कि ए और सी ऑप्शन कट चुके हैं। अब आपके सामने बी और डी आंसर बचे हैं, तो बी और डी में केवल ब्लू वेल चेंज कर दीजिए, द हटा करके इसका, जैसे ब्लू वेल्स वर थ्राइविंग इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस अंटिल द टर्न ऑफ द सेंचुरी, और एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, एट के बजाय अंटिल ही ज़्यादा सही है टर्न ऑफ द सेंचुरी में। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर बी आंसर चुनेंगे। ठीक है, अंटिल का मतलब जब तक नहीं का सेंस आता है, कोई टाइम जब तक नहीं आ जाता तब तक का, और एट का मतलब उस टाइम पर, खासकर उस टाइम पर शिकार किया गया, ऐसा नहीं है, उस टाइम तक शिकार किया जाता रहा, तो तक का सेंस आ रहा है, इस वजह से हम अंटिल चुनेंगे। तो आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट सेंटेंस इज 17th एंड 17th सेंटेंस कहता है ही बोड डाउन एट द ऑल्टर, वह झुका ऑल्टर पर। ऑल्टर में अगर ALTAR आता है और इससे पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन है और इसका मतलब होता है पूजा वेदी या बलि वेदी। कहने का मतलब जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वहां पर जो थोड़ा सा उभरा हुआ सा हिस्सा होता है, जिसे आप चौकी भी कहते हैं दूसरे शब्द में, जहाँ पर फल वगैरह और प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, उसे ऑल्टर कहते हैं, तो इसे पूजा वेदी कहते हैं। और जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है वहां पर भी वो थोड़ा ऊंचा सा स्थान होता है, उसको भी हम ऑल्टर ही कहते हैं, उसे बलि वेदी कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें ALTER कर दूं तो इसका मतलब होता है परिवर्तन करना, और ये वर्ब हो जाती है। ठीक है, ये दोनों मीनिंग लिख लेना। AR है तो पूजा वेदी या बलि वेदी, और अगर ER है तो ये वर्ब हो जाएगी, जिसका मतलब हो जाएगा परिवर्तन करना, चेंज उसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अब वह पूजा वेदी पर या बलि वेदी पर झुका, यानी कि वह उसने समर्पण किया, अपना सर झुकाया। तो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इन दोनों का मतलब तो होता है सामने, तो अगर मैं बिफोर लगा दूं तो इन फ्रंट ऑफ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर इन फ्रंट ऑफ लगा दूं तो बिफोर लगाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ए और सी कट गए क्योंकि दोनों ऑप्शन का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अब नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और नेक्स्ट टू दी ऑल्टर यानी कि पूजा वेदी से आगे जाकर के झुका, ऐसा नहीं होता है, पूजा वेदी पर ही झुकता है पर्सन। ठीक है ना, तो इसी वजह से हम इसमें नो इम्प्रूवमेंट लगाएंगे। तो 17 का आंसर हो गया बी, नो इम्प्रूवमेंट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 18th। ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से वह लॉजिकली यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोच पा रहा था। ठीक है, सोचने में असमर्थ था। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज का ध्यान रखना है, कुड भी कैपेसिटी को दिखाता है और एबल टू भी कैपेसिटी को दिखाता है, यानी कि एक जैसे दो वर्ड सेंटेंस में आना सेंटेंस को अशुद्ध कर देता है। दैट मीन्स या तो इसमें से कुड हटाएं या इसमें से एबल हटाएं। अब पहला ऑप्शन देखिए, कैन और एबल दोनों की कैपेसिटी को दिखाते हैं, तो ये कटिया, ये नहीं आ सकता। ठीक है,
अब मान लीजिए ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट भी कट गया क्योंकि इसमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो ए और सी ऑप्शन कट गए। अब बचते हैं कैन और अनेबल। कैन के साथ फिर से असमर्थ होने वाला सेंटेंस आ गया, भले ही असमर्थ का है लेकिन कैन और असमर्थ दोनों एक से ही मिलते हैं वर्ड, तो आंसर बचा हमारा डी। वॉज के साथ एबल हम सिंपली लगा सकते हैं, तो या तो हम एबल लगाएं या फिर कुड लगाएं, इन दोनों में से कोई भी अगर हम एक लगा देते हैं तो फिर सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों एक जगह रखते हैं तो सेंटेंस गलत है। दैट मीन्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन 18th इज ऑप्शन डी। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ, और 19th क्वेश्चन में आपको लिखना है आई होप यू विल बी एबल टू। अब देखिए विल या एबल तो सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन कैन कुड के साथ एबल ठीक नहीं होता। आई थिंक आई होप यू विल बी एबल टू स्टीयर अहेड ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स दिया हुआ है इसमें, मैं दिखा देता हूं, एंटी सोशल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बाद ऑप्शन दिए हुए हैं स्टीयर फ्री, स्टीयर आउट या स्टीयर क्लियर। तीन वर्ड्स हैं, देख लीजिए, स्टीयर के बाद या तो फ्री, क्लियर और आउट, इन तीनों में से एक दे रखा है, तो बताइए आप इसमें स्टीयर के साथ फ्री लिखेंगे, आउट लिखेंगे या क्लियर लिखेंगे। सेंटेंस की हिंदी है आई होप यू विल बी एबल टू स्टीयर अहेड ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि तुम एंटी सोशल एलिमेंट्स से, एंटी सोशल एलिमेंट्स क्या होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम एंटी सोशल एलिमेंट्स से दूर रहोगे। अब दूर रहोगे का मीनिंग देना है, तो यहां पर एक फ्रेज लिख लीजिए फटाफट से, स्टीयर क्लियर ऑफ। ये फिक्स फ्रेज है जो कि बुक ने भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्टीयर क्लियर ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना। तो मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूं कि तुम दूर रहोगे किस चीज से, एंटी सोशल एलिमेंट से, यानी कि असामाजिक तत्वों से। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, स्टीयर क्लियर ऑफ, तो यानी कि आंसर हो गया हमारा यहाँ पर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 20। दे वर बीइंग कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वॉज गिवन। जब तक सिग्नल दिया जाता था तो उन्हें वेट करने की, यानी कि प्रतीक्षा करने की कमांड दी जाती रहती थी या दी जाती थी। कंटिन्यूटी का कोई सेंस नहीं है, दैट मीन्स आपको बीइंग हटाना पड़ेगा, और बीइंग हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी थर्ड फॉर्म, वाज वर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, और इसका मीनिंग हो जाता है ता था ती थी ते थे वगैरह। तो उन्हें वेट करने को कहा जाता था या वेट करने की कमांड दी जाती थी टिल द सिग्नल वॉज गिवन, जब तक सिग्नल दिया जाता था। ठीक है ना, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बीइंग हटाना है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में कंटिन्यूटी नहीं है, और आईएनजी वहीं पर आता है जहां पर सेंटेंस में कंटिन्यूटी होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव बीन रिट्रेसिंग आवर स्टेप्स टू द लॉग केबिन 10 मिनट्स अगो। हम अपने स्टेप्स को रिट्रेस कर रहे थे 10 मिनट पहले। अब अगो जिस भी सेंटेंस में आ जाए, ये चीज ध्यान रखनी है, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिक्स हो जाता है, यानी कि हैव बीन की जगह पर आपको या तो वाज वर रखना चाहिए या इस हैव की पास्ट फॉर्म रखनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना है कि अगो जहां पर भी आ जाए वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिक्स हो जाता है। तो नो इंप्रूवमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि चेंज तो हमें करना पड़ेगा। अब बचता है हैव, विल या हैड। इन तीनों में से पास्ट एक ही है, केवल और केवल सेकंड ऑप्शन। दैट मीन्स हमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, जॉन डिसाइडेड टू गो टू द एडवोकेट जनरल टू क्लियर हिज नेम ऑफ द एक्यूजेशन। जॉन ने निश्चय किया कि वो एडवोकेट जनरल के पास जाएगा एक्यूजेशन से, यानी कि दोषारोपण से अपना नाम क्लियर करवाने के लिए। ठीक है ना, तो अब इसमें ऑप्शंस चुनिए, टू वॉश हिज नेम, टू क्लियर हिज नेम, टू क्लीन हिज नेम। क्या आंसर लग रहा है इसमें, टू क्लियर हिज नेम। वो उस जगह से अपना नाम क्लियर कराना चाहता था, उस जगह से अपना नाम हटाना चाहता था। तो टू के बाद सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, धोना यहाँ पर सेंस नहीं आएगा, और क्लीन भी वही वॉश का ही सेंस दे रहा है थोड़ा सा, तो क्लियर यहाँ पर सेंटेंस में ऑलरेडी सही भी है। तो जो चीज पहले से सही भी होती है उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर ऑप्शन डी चुनना होगा।
ठीक है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट इस सेंटेंस में आएगी। और इन सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कुछ सेंटेंस तो ग्रामर पे रूल पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस आपके नॉर्मल फ्लो पे भी पूछे जा रहे हैं। तो ये नॉर्मल फ्लो जो आपका किसी भी स्टूडेंट का होता है ये धीरे धीरे ही डेवलप होता है, इसके लिए परेशान नहीं होना कभी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिवर दामोदर in West Bengal carry the effluents from the दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर माइल्स, यानी कि मीलों तक ये दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से अपने साथ एफ्लुएंट्स बहा करके ले जाती है। रिवर दामोदर जो है वेस्ट बंगाल की, ये अपने साथ एफ्लुएंट्स बहा करके ले जाती है। एफ्लुएंट्स क्या होते हैं? कारखानों से निकलने वाली तरल गंदगी, है ना। तो तरल कचरा जो होता है उसको ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से मीलों तक बहा करके ले जाती है। तो इसका आंसर चुन लीजिए फटाफट से। अब मैं आंसर बता देता हूं फिर। चूंकि यहां पर कैरी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है रिवर दामोदर ये सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में ऐसे एस लगाना चाहिए। यानी कि बस इतना देख लीजिए कि कैरीज किस ऑप्शन में है। कैरीज, कैरी में IES किस में लगा हुआ है, वो ही आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। कोई डीप एरर नहीं है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट से पूछा गया है। तो यहाँ पर कैरीज द एफ्लुएंस आंसर हो जाएगा। तो कैरीज के बाद में एफ्लुएंस नहीं, एफ्लुएंस का मतलब तो प्रभाव हो जाता है, ये मीनिंग अलग है, और एफ्लुएंस का मतलब तरल गंदगी। तो आंसर हमारा होगा सी। ठीक है, एफ्लुएंस का मतलब प्रभाव होता है, ये अलग चीज है, ये अलग नाउन है, और एफ्लुएंस इसका मतलब अलग है, तरल गंदगी कहते हैं इसको। दोनों मीनिंग अलग अलग है, हालांकि दिखते हैं एक जैसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी आंसर हो गया इसका। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज सिंगुलर अपीयरेंस। यहाँ पर सिंगुलर का मतलब लिख लीजिए। सिंगुलर का मतलब इस क्वेश्चन में जो होगा वो होगा शानदार या बहुत अच्छा। तो उसका जो शानदार अपीयरेंस थी, उसकी जो मौजूदगी थी, उसकी वजह से मैं फंसा का फंसा रह गया, या उसकी वजह से मैं वहीं पर रह गया। तो सेंटेंस में आई वॉज स्ट्रक, थर्ड फॉर्म है, वाज वर्ब के बाद फिर बाय है किसी चीज के द्वारा, तो बाय का सेंस भी ठीक आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर इंप्रूवमेंट की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। सिंगल अपीयरेंस, सिंगुलर तो सही है, यहाँ पे सिंगल नहीं होगा। सिंगुलर का मतलब बहुत अच्छा शानदार होता है, इस वजह से हम यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आंसर चुन रहे हैं, बाकी कोई ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भी, और सेंटेंस है द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज समवॉट लाइक कोहिमा। अब आपको द क्लाइमेट ऑफ शिलोंग, अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि ये जो कंपेयर करने वाली बात जो आती है ना, लाइक से, एज से, देन से, तो इसके पहले अगर पॉजेसिव केस आ रहा है तो इसके बाद भी पॉजेसिव केस आता है। पॉजेसिव केस पहले कैसे आ रहा है देखो ध्यान से। पॉजेसिव केस किसे कहते हैं? या तो अपोस्ट्रोफी एस आ जाए या फिर ऑफ आ जाए, दोनों का सेंस का की के होता है। तो शिलोंग का क्लाइमेट, तो ये का जो सेंस है ना, ये पॉजेसिव केस होता है। अब अगर आपको ध्यान रखना है लाइक एज वगैरह से पहले अगर ये चीज आ जाए, पॉजेसिव केस आ जाए, तो इसके बाद भी पॉजेसिव केस आता है, यानी कि कोहिमा के साथ भी पॉजेसिव केस आएगा। दैट मीन्स आपको आंसर चुनना है कोहिमा में पॉजेसिव केस वाला, यानी ये आंसर या तो होगा ए या होगा डी। अब हम लाइक लगाएं या एज लगाएं, ये क्वेश्चन उठता है। आंसर चुन लीजिए अपना, फिर मैं बता देता हूं। ठीक, अब लाइक लगाएं या एज लगाएं, इसका आंसर ये है कि एज जो होता है ना, एज जैसे एज मच एज गुड एज, इस तरह से कुछ फ्रेज टाइप में ज्यादा आता है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर एज नहीं लगाना है, सिंपल लाइक लगाइए, तो लाइक यहाँ पर काम कर देगा। ठीक है, इसके फ्रेजेस अलग होते हैं एज के, इसके कंपैरिजन के लिए एक दो वर्ड और चाहिए होते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर आंसर हो गया ए। तो क्लाइमेट ऑफ शिलोंग इज समवॉट लाइक कोहिमाज। तो शिलोंग का जो क्लाइमेट है वो कुछ कुछ कोहिमा के क्लाइमेट के जैसा है। कोहिमा जैसा नहीं, कोहिमा के क्लाइमेट के जैसा। कोहिमा के क्लाइमेट का सेंस किससे आएगा? कोहिमा का, ये रहा अपोस्ट्रोफी एस, इससे, कोहिमा के क्लाइमेट से। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पर पूरा हुआ और वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। अपना 5th सेट होगा हमारा, 4th सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है ग्रामर के पोर्शन के साथ। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।